विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th में बायो सेवर्ट का नियम। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, उस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग की थी, बताया था कैसे विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, कैसे करंट बहने से तार में उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और आइंस्टाइन ने उसको कैसे समझाया था। इसके बाद वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी तीव्रता कितनी होती है, उसकी इंटेंसिटी पता करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया था। उस नियम की सहायता से हमने किसी धारावाही चालक तार के अल्पखंड के कारण निकाली थी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और वो फार्मूला निकल के आया था बायो सेवर्ट के नियम से, dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। फिर इसका हम लोगों ने वेक्टर रूप भी लिखा था। वेक्टर रूप निकल के आया था वेक्टर dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL क्रॉस आर अपान आर क्यूब। ये इसका सदिश रूप था। और इसके आगे जो तीव्रता उत्पन्न हुई थी, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस पॉइंट पर यहाँ पर हमने चुंबकीय निकाला था, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए हमने दो नियम प्रयोग किए थे वहां पर। एक नियम यूज किया था दाएं हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल, और एक यूज किया था दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो दो नियमों के माध्यम से हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की थी। अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होती थी तो उसको हम क्रॉस से डिनोट कर रहे थे, और चुंबकीय क्षेत्र अगर बाहर की ओर होता था तो उसको डॉट से डिनोट कर रहे थे। ये यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ये बात हो चुकी थी। आज के वीडियो जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो चीजें पढ़नी आपको हैं। एक तो पढ़ना है कि कोई वृत्ताकार कुंडली है तो उस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये पढ़ना है। और दूसरा इसमें पढ़ना है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और चुंबकशीलता इसी चैप्टर में म्यू नॉट पढ़ी है, इन दोनों के बीच रिलेशन। और इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी एक नंबर में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है प्रश्न, ये सारी बात बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी, कैसे ऑब्जेक्टिव इससे बनता है और कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। आइए तो समझते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, और उसमें भी हमें यूज करना है इसी बायो सेवर्ट के नियम को। ये हमारा है बायो सेवर्ट का नियम, और इस नियम का हम यूज करके किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन जरा। क्वेश्चन है बायो सेवर्ट के नियम से किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी हमें है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। इसके अलावा भी निकाली जाती है वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर निकाली जाती तीव्रता। तो पहले निकालेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लेते हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली। ये हमने ले ली वृत्ताकार कुंडली, और इस कुंडली की जो रेडियस है उस रेडियस को हमने त्रिज्या को मान लिया r। ये इसकी त्रिज्या है r।
और ये इसका सेंटर है O। ये आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है और कैसी कुंडली है, प्रश्न कहा है धारावाही कुंडली है, यानी इसमें करंट फ्लो कर रही है। तो इस कुंडली में करंट को फ्लो करा देते हैं। ये मान लो करंट इसमें क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में या कैसे दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। ये वृत्ताकार कुंडली है जिसमें I एम्पियर की धारा इस कुंडली में दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली त्रिज्या R है। हमें निकालना है इस कुंडली के केंद्र O पर क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और नियम यूज करना है बायो-सेवर्ट का नियम। तो जरा ध्यान समझिएगा, जो बायो-सेवर्ट का नियम है वो छोटे छोटे अल्पखंडों के लिए ही लागू होता है। हमने इस तार का एक छोटा सा अल्पखंड लिया था, इस अल्पखंड डीएल की वजह से इस पॉइंट पर निकाली थी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करते हैं कि इस वृत्ताकार कुंडली को छोटे छोटे अल्पखंडों से मिलकर बना मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, अगर इसको आप समझें तो ऐसा समझ लीजिएगा कि ये अगर आपकी वृत्ताकार कुंडली है और ये आपकी त्रिज्या R है, तो ये कुंडली छोटे छोटे खंडों से ऐसे, इन छोटे छोटे खंडों से, ये छोटे छोटे खंडों से ऐसे मिलकर बना मान सकते हो। और कोई भी आप खंड देखिएगा, कोई भी अल्पखंड ले लीजिएगा, ये छोटा डीएल खंड या ये डीएल छोटा खंड, हर एक अल्पखंड इस त्रिज्या के साथ लंबवत होगा। कैसे, दो तरीके से समझ सकते हो। ये अगर आप त्रिज्या डालोगे तो ये इस पर क्या है, पृष्ठ पर लंबवत है। इस पृष्ठ पर देखोगे इस डीएल पर, तो त्रिज्या कैसे जाएगी, लंब जाएगी। 90 डिग्री कोण बनेगा, कहीं से आप देख लीजिएगा। इस अल्पखंड को लेंगे तो ये भी त्रिज्या के साथ लंबवत ही होगा। और वैसे भी प्रमेय भी होती है कि जो त्रिज्या होती है वो सदैव वृत्त की परिधि पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधि पर सदैव लंब होती है, ये आपकी एक प्रमेय होती है। वृत्त की त्रिज्या परिधि पर सदैव लंब होती है। यानी प्रत्येक अल्पखंड, इसका तात्पर्य है कि इस कुंडली का हर एक अल्पखंड इस त्रिज्या R के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर यहां से हम छोटा सा एक अल्पखंड काटेंगे, ये डीएल, तो ये अल्पखंड इस त्रिज्या के साथ कैसा होगा, लंबवत होगा। कोई सा भी आप अल्पखंड लेंगे वो त्रिज्या के साथ लंबवत होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या सदैव परिधि पर लंब होती है। यानी डीएल और आर, इसमें जो एंगल बन रहा था वो डीएल और आर के बीच का था। ये एंगल, इसको थीटा कहा गया था, ध्यान रखेंगे। ये डीएल काटा गया था, ये डीएल है और ये आर वेक्टर है। तो कोण कौन सा लेते हैं, डीएल और आर के बीच का। तो डीएल और आर के बीच, यहां अगर आप कोण देखेंगे तो डीएल और आर के बीच का कोण 90 डिग्री है, 90 अंश है। तो पहले इसकी थ्योरी लिख देंगे जो बनाया हमने है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि चित्र में आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली प्रदर्शित है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली को छोटे छोटे अल्पखंडों से मिलकर या अल्पांशों से मिलकर बना माना जा सकता है। प्रत्येक अल्पखंड की लंबाई डीएल है वो त्रिज्या आर के साथ लंबवत है। तो आप यहां यूज करेंगे बायो-सेवर्ट का नियम। कैसे, देखिए, बायो-सेवर्ट के नियम से क्या है बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम आपने लिख रखा है पहले से ही, dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। ये है बायो-सेवर्ट का नियम जिसको हम पिछले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। अब इसमें जो थीटा है वो 90 डिग्री क्यों यहां लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक अल्पखंड डीएल त्रिज्या आर के साथ लंबवत है।
आर के साथ लंबवत है। क्यों लंबवत है? क्योंकि आप पढ़ चुके हो वृत्त की त्रिज्या हृदय परिधि पर लंब होती है। चाहे ये बात लिख सकते हो या थ्योरी बता सकते हो। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। अगर थीटा 90 है और ये वैल्यू यहां रखेंगे तो देखिए dB बराबर μ0 अपान 4 पाई IDL साइन थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब साइन 90 का मान आप जानते हो कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां लिखेंगे dB बराबर μ0 अपान 4 पाई IDL साइन 90 की वैल्यू 1 है डिवाइड बाई हो गया आर स्क्वायर। और यहां से इसको मिल सकते हैं ऐसे कि dB बराबर μ0 अपान 4 पाई IDL अपान आर स्क्वायर। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक अल्पखंड dl की वजह से आया है। ऐसे इस कुंडली में बहुत सारे अल्पखंड होंगे और सभी अल्पखंडों को टोटल करके ही केंद्र पर टोटल चुंबकीय क्षेत्र निकाल पाएंगे। तो हम टोटल निकालने करते क्या है, जब संपूर्ण निकालने की बात आती है तो हम सभी का समाकलन करते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो सारे डीएल 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 जिनके कारण डीबी ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं समाकलन करने पर या संपूर्ण कुंडली के लिए। अभी डीएल निकाला था, अब अगर संपूर्ण कुंडली लेंगे तो संपूर्ण कुंडली के लिए हम दोनों तरफ का समाकलन कर देते हैं। तो लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। ये कई बार आप यूज कर चुके हो इंटीग्रेशन, और वैसे भी आप जानते होंगे, मैथ वाले स्टूडेंट बिल्कुल जानते होंगे और बायो वाले भी कई बार पढ़ चुके हैं, तो समझ में आ गई होगी बात। अब कांस्टेंट जो होते हैं उनका समाकलन या अवकलन नहीं होता, जैसे μ0 अपान 4 पाई कांस्टेंट है। आई क्या है? कुंडली में प्रवाहित धारा, ये भी नियत है, बराबर वही धारा बह रही है, न बढ़ रही न घट रही, तो आई भी कैसा है? कांस्टेंट है। आर इस कुंडली की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या सब बराबर होती है तो त्रिज्या भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, इनको बाहर निकालेंगे। तो डीबी का समाकलन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डीबी का समाकलन हो जाएगा बी। तो डीबी का जब समाकलन हो गया बी तो लिखेंगे बी बराबर μ0 अपान 4 पाई कांस्टेंट हो चुका है तो इसको निकाल लिया बाहर हमने, μ0 अपान 4 पाई, और आई भी कांस्टेंट है तो आई को बाहर निकाल लिया और आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया। अब बचा इंटीग्रेशन डीएल। तो बी बराबर μ0 अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर और डीएल का समाकलन हो जाएगा एल। जैसे डीबी का हो गया बी वैसे डीएल का एल। अब एल क्या है? इस वृत्तीय लूप की, इस वृत्तीय परिधि की लंबाई है, इस वृत्तीय कुंडली की लंबाई है। तो जो वृत्ताकार लंबाई है ये बन जाएगी परिधि। और आप जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्ताकार कुंडली की जो लंबाई है वो बराबर क्या है? वृत्त की परिधि है। और लंबाई को हमने एल लिखा है तो परिधि इसकी क्या है? 2 पाई आर हो जाएगी। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, यहां रख देंगे। तो बी बराबर μ0 अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर इंटू एल। एल की वैल्यू है 2 पाई आर। यहां से एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई से पाई कटेगा, 2 दूनी 4। तो जो वैल्यू कट के बचेगी वो बचती है b बराबर μ0, ऊपर बच रहा है केवल i, नीचे बच रहा है 2 और ये एक r। ये आ जाती है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। B बराबर μ0 I अपान 2r। μ0 के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, ये चुंबकशीलता है, इसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। यह है क्या? चुंबकशीलता। I क्या है? उस वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा,
और 2 संख्या है, R क्या है, त्रिज्या। यानी दो चीजें अगर आपको पता है, I यानी कुंडली में प्रवाहित धारा और कुंडली की त्रिज्या अगर आपको पता है तो आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। किसी भी सवाल में आपसे कह दिया जाए कि किसी वृत्ताकार कुंडली में 2 एम्पीयर धारा बह रही है, उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो आप I और R की वैल्यू करके V की वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो थी पूरी वृत्ताकार कुंडली की चुंबकीय क्षेत्रता। हो सकता है प्रश्नों में या न्यूमेरिकल में आपसे ऐसे कह दे कि इसके आधे वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, क्या कह दे कि आधे वृत्त के लूप की वजह से, यानी ये बना दिया ऐसा, ये रेडियस R है और इसमें ये करंट फ्लो कर रही है, यहां से करंट बह रही है। अब पूछ दे तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। यहां वृत्ताकार जो लूप की पूरी लंबाई ली गई थी वो 2πr थी। जब आप आधी कुंडली ले लेंगे तो इसकी जो परिधि है वो आधी हो जाएगी, 2πr का आधा रखेंगे आप तो क्या आएगा, यहाँ पे πr आएगा। यानी इस यल की जगह इसी प्रश्न में आप क्या लेंगे, केवल πr। और जब यहाँ πr रखेंगे तो ये 2 से 4 नहीं कटेगा, यहाँ 4 बना रहेगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ये इस जगह क्या आ जाएगा, 4r आ जाएगा। अगर अर्ध लूप ऐसे होगा तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा b बराबर μ0/4, पाई तो कट ही चुका होगा, 4 और I/R। किसी एक खंड के और इसको कर दे, 1/4 भाग की बात कर देते हैं की, तो इसमें क्या है, इसकी और आधी कर देंगे, πr/2 कर देंगे। और किसी लूप की बात, उसमें एंगल बना लेंगे, कोण इसका ये चाप निकाल लेंगे, उससे निकाल सकते हैं लंबाई। तो इस प्रकार से चाहे पूरी कुंडली हो या हाफ हो या 1/4 भाग में और किसी छोटे से भाग की दी जाए उसकी आप चुंबकीय क्षेत्रता निकाल सकते हो। ये जो कुंडली तीव्रता आई है वो एक फेरे के लिए आई है, सिर्फ एक फेरे के लिए। अगर ऐसे बहुत सारे उसमें फेरे लपेट दिए जाए, 10 फेरे, 50 फेरे, 1000 फेरे, n फेरे, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्रता क्या हो जाएगी, तो लिख देंगे इस जगह पर यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, अगर फेरों की संख्या n हो जाती है तो फिर ये तीव्रता बन जाएगी b बराबर μ0 Ni/2r। इसमें n का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, जितने फेरों की बात करेगा उतने फेरों का मान यहाँ पर रख करके उसके चुंबकीय क्षेत्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फार्मूला और तरीका। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, तो अच्छे से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट बना लीजिएगा इसके। अब हम लोग चलते हैं विद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध पढ़ने के लिए। क्या होता है जरा समझेंगे इसको, आइए। तो विद्युतशीलता अगला जो हमारा टॉपिक है, विद्युतशीलता, इसको हम ε0 से संकेत करते आ रहे हैं, पीछे आप पढ़ चुके हो कई बार। और इसी चैप्टर में आपने पढ़ रखा है चुंबकशीलता। μ0, इन दोनों में संबंध। क्या है दोनों में रिलेशन, μ0 और ε0। तो ध्यान दीजिए, जिस समय आपने वैद्युत की शुरुआत की थी फर्स्ट चैप्टर में, कूलाम का नियम पढ़ा था, तो कूलाम ने कहा था कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल था वो उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती था और बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो वैद्युत में कांस्टेंट यहाँ पे आया था 1/4 पाई ε0 Q1 × Q2/R²। तो ये जो कांस्टेंट आया था 1/4 पाई ε0, इसकी वैल्यू कूलाम ने बताई थी 9 × 10⁻⁹। बहुत बार यूज किया है इसके न्यूमेरिकल वगैरह में लोगों ने। तो वैद्युत में आपने
वैद्युत में आपने कांस्टेंट पढ़ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10⁻⁹। ये हमारा इक्वेशन नंबर बन गया फर्स्ट। फिर अभी हमने पढ़ा चुंबक में आ गए तो बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा, ये कूलाम का नियम था। और इधर आप आ गए बायो सेवर्ट में। तो जब बायो सेवर्ट में आ गए तो अभी आपने पढ़ रखा है dB बराबर μ0/4 पाई IDL साइन θ/I। तो यहाँ ये कांस्टेंट आया था μ0/4 पाई। इसमें चुंबकशीलता है और इसमें वैद्युतशीलता है। तो जब आप चुंबक में आ गए तो आपने कांस्टेंट पढ़ लिया चुंबकत्व में आते हुए आपने कांस्टेंट पढ़ लिया कि μ0/4 पाई, या यहाँ भी सकते हो कूलाम के नियम से, यहाँ भी सकते हो बायो सेवर्ट के नियम से। μ0/4 पाई का मान हमने बताया था आपको 10⁻⁻7। यहाँ जो इसकी वैल्यू आई थी वो थी 10⁻⁻7 N/m²। ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। हमें एप्सिलॉन नॉट और μ0 में संबंध चाहिए तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड से। कैसे करेंगे? बाएं और बाएं पक्ष डिवाइड करते हैं, दाएं और दाएं पक्ष डिवाइड करेंगे। तो इस समीकरण फर्स्ट का जो बायां पक्ष है वो लिखा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिवाइड करना है समीकरण सेकंड के बाएं पक्ष से। इसका बायां पक्ष है μ0/4 पाई इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 9 गुणा 10⁻⁹ और इसकी वैल्यू आई है 10⁻⁻7। यहां से आप देखोगे तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसके यहाँ 1 बचेगा, बाहर बाहर गुणा करते हैं, अंदर अंदर गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 और ये हो जाएगा μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये घात ऊपर जाएगी तो -7 है, ऊपर आएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो 9 पहले से हैं, 7 ही आगे, तो 9 7 16 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10⁻⁻16। ये किसकी वैल्यू है? 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की है। ये जो देखा जाए, अगर इस चीज को हम ऐसे लिख देंगे, ध्यान से देखें आप, इसी को थोड़ा सा हम ऐसे मॉडिफाई कर दें कि इसको लेते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो यही वैल्यू आ जाएगी। 3 का 9 हो जाएगा, घात पर घात गुणा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। और ये वैल्यू जानी पहचानी लग रही है। इसको शायद बहुत बार देखा है, बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। ये लगता क्या है? ये लिखा है 3 × 10⁸ प्रकाश का वेग। आपने हाई स्कूल में भी बहुत बार पढ़ा इसको कि 3 × 10⁸ ये प्रकाश का वेग होता है। ये c की वैल्यू होती है। c है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये बात आपको जब चैप्टर नंबर 8 आप पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगें, उसमें बहुत अच्छे समझ में आएगी कि जब कोई आवेश त्वरित होता है, जब कोई आवेश एक्सेलरेट करता है, त्वरित होता है, तो उसके त्वरित होने से वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। μ0 हो गया चुंबकीय क्षेत्र से और εo हो गया वैद्युत क्षेत्र, दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इन दोनों क्षेत्रों के उत्पन्न होने से जब ये कंपन करते हैं दोनों क्षेत्र, तो इनसे ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है और वो तरंगें होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। और उन तरंगों का जो वेग होता है वो होता है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये बात आपको चैप्टर नंबर 8 में बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। तो आइए देखिए, इस स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो इस 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर इस होते हैं c, और c का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर खत्म हो चुका है, रूट लगा चुके हैं हम। तो ये c की वैल्यू यानी प्रकाश का वेग है। अब समझो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो या इसी तो आप ऐसे 1/1 को बाहर निकालेंगे, √μ0
इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और यहां से बनते हैं आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं। इस बात को समझने के लिए जरा ध्यान देना होगा आपको कि क्वेश्चन बनते कैसे से। इसमें आपसे क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, ये तो संबंध हो गया म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का। पूछा जाता है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की होल पावर -1/2 का मान है, इसका मान है। एक क्वेश्चन ये बनता है। तो देखिए इसी का उसने रूट हटाया, और जब रूट हटता है तो पावर आती है 1/2 यहाँ पे आएगी, और वो पावर जो ऊपर जाएगी, नहीं समझ पा रहे हो, हम ये कह रहे हैं ये ऐसे लिखा है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, रूट हटाया तो पावर आई 1/2, और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। उसने ऐसे दिया, इसका मान क्या है, तो इसका मान वही सी, उसमें ऑप्शन में दिए होंगे मान, तो वो मान आपका हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, चूंकि सी बराबर उसी का ये मान होता है। दूसरा इसी में क्वेश्चन बन सकता है कि जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की होल पावर -1/2 है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा। तो आप देख लीजिएगा, ये मान है c का, तो c है प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग का जो वेग होता है उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तीसरा क्वेश्चन कह सकता है, ऐसे भी लिख सकता है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की होल पावर 1/2 ऐसे लिख सकता है, या भाई मास्टर इसकी विमा क्या होती है, क्या पूछे, विमा। तो ये किसका मान है, ये मान है प्रकाश के वेग का, और वेग की मान मीटर की मान सेकंड, टी ऊपर जाएगा तो LT -1, ये इसकी बन जाए, ये इसका मात्रक है यूनिट, ये इसका मान है, और ये इसकी डायमेंशन यानी विमा है। तो इस प्रकार से और भी कुछ 19-20 कर सकता है, इस वैल्यू में आगे पीछे हो सकता है, रूट नहीं लगा सकता है, या रूट लगा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये वैल्यू आपको पता है तो आप इससे रिलेटिव क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसको आप आसानी से बता सकते हो, या इसका मान पूछा ऐसे तो उसी बराबर होता है। तो कई सारी चीजें हैं, कई सारे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर ये आपको बेसिक चीज पता है तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हो। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा बायो सेवर्ट के नियम से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, और हमने पढ़ा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट बलशीलता, इन दोनों के बीच में संबंध। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये आपका वीडियो है एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से वॉच करिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक करिए और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।